वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके एनसीईआरटी के फुल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following statements from the following reaction below are incorrect? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को एक रिएक्शन गिवन है और हम लोगों को 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, हम लोगों को ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट होगी। तो देखिए, लेड ऑक्साइड जब हमारा कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये लेड की फॉर्मेशन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि लेड ऑक्साइड से जब हमारा लेड बना तो ऑक्सीजन का डिलीशन हुआ। तो जब ऑक्सीजन डिलीट होता है तो बेटा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और कार्बन से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स का एडिशन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो बेटा यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, लेड ऑक्साइड से आपका लेड बना तो लेड ऑक्साइड में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और कार्बन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना तो क्या हो रहा है बेटा, कार्बन का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो देखिए लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये आपकी स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आप लोग देखिए क्या लेड जो है आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है ना, तो ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, तो ये भी आपकी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जब हमारा फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे हमारा आयरन जो है डिस्प्लेस कर जा रहा है। तो द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारी एबव रिएक्शन है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए बेटा अगर आप लोग रिएक्शन को गौर से देखिए तो एल्युमिनियम हमारा क्या है बेटा, एल्युमिनियम हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट की सोल्यूशन से क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या कहलाते थे, आपके डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शन कहलाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन, टिक द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन बी में बोल रहा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन सी में बोल रहा है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब आपका आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, तो ये आपका क्या बनाता है, फेरस क्लोराइड FeCl2, और यहाँ पे आपका क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, और फिर सेकंड पार्ट में हमसे ये बोल रहा है कि आखिर क्यों हम लोग जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो बेटा आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऐसी केमिकल इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो हमारे रिएक्टेंट साइड डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट साइड जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट होते हैं उनके बराबर होते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस इन विच the atoms present in the reactant side
मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो अब आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि कॉपर सल्फेट जब आपका जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे हमारा कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। तो जरा आप लोग यहाँ पे चेक करिए, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कॉपर का एक एटम, ठीक है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कॉपर का एक एटम, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास जिंक का एक एटम, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास जिंक का एक एटम, ठीक है। सल्फेट बेटा हम लोग एज ए मॉलिक्यूल लेकर के इसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए हमारे पास सल्फेट का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड और सल्फर का एक मॉलिक्यूल बेटा हमारे पास प्रोडक्ट साइड। तो इस तरीके से देखिए इस इक्वेशन में आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड, वो आपके प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटम्स के बराबर है कि नहीं है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा था कि आखिर हम लोग केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं। तो बेटा केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा हम लोग केमिकल इक्वेशंस को इसलिए बैलेंस करते हैं कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है ये क्या रहे बेटा, ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो जो भी हमारा मास रिएक्टेंट साइड होगा वो हमारा जो मास होगा प्रोडक्ट साइड उसके बराबर होगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितनी भी हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए बेटा अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को करा है, मैंने आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेनेशन करा दिया, केमिकल फार्मूला पढ़ा दिया, केमिकल बैलेंसिंग कैसे होती है अलग से वीडियो बना दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के भी वीडियो बना दिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, आप लोग वहां से जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग केमिकल स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को केमिकल स्टेटमेंट्स गिवन है, हम लोगों को क्या करना है बेटा, सबसे पहले इनको केमिकल इक्वेशन में लिखना है, देन हमको इनको बैलेंस करना है। तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ से देखिए बेटा हाइड्रोजन गैस दैट इज H2, ठीक है, हमारी गैस है तो बेटा इस तरीके का सिंबल रिप्रेजेंट कर देंगे। जब हमारी नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये क्या फॉर्म कर रही है बेटा, ये आपका अमोनिया को फॉर्म कर रही है। और अमोनिया का फॉर्मूला बेटा आपका क्या होता है, दैट इज NH3, जो क्या है बेटा आपकी गैसियस फॉर्म में है, ओके। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो मैंने आप लोगों को जब बैलेंसिंग कराई थी बेटा तो क्या बोला था, आप लोग एक रूल को याद रखिएगा कि सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, मेटल को बैलेंस करते हैं, देन नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन के एटम्स को, देन हाइड्रोजन के एटम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा नॉन मेटल हमारा नाइट्रोजन है। अब आप लोग देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास बेटा नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। जैसे ही हम लोगों ने बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोग देखिए अभी तक बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम थे रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के अब कितने एटम हो गए, 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 एटम। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी बेटा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद नाइट्रोजन गैस इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस, है ना। तो ये बेटा आपकी क्या होगी, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, ओके। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से बेटा आप लोगों को बैलेंसिंग करनी होगी। क्लास 10th में बेटा CBSE में आप लोगों का जो बैलेंसिंग का मेथड है दैट इज़ कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग इसको हीट एंड ट्रायल मेथड इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि हम लोग एक ना एक वैल्यू को डालते हैं और बार बार चेक करते हैं कि क्या हम लोग, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करी, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करी, तो बेटा हम लोग बार बार चेक ही तो कर रहे हैं ना, डिफरेंट नंबर्स को डाल करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के बैलेंसिंग को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन और सल्फाइड
तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है बेटा, सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास केमिकल फार्मूला आएगा H2S। तो देखिए जब भी हमारी कोई चीज़ बेटा एयर में बर्न होती है, इसका मतलब क्या, हम लोग इसको क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब हमारा ऑक्सीजन गैस के साथ, दोनों गैसें हैं बेटा हवा में उड़ेंगी, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सिंपल सी बात है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, वही रूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास सल्फर का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास सल्फर का एक एटम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट साइड जो है हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, बट ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 और 1 3 एटम है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम लोग जो है अपने ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इवन करेंगे, तो 3 × 2 दैट इज़ हम लोगों को कितने एटम चाहिए बेटा, हम लोगों को 6 एटम चाहिए। ओके, तो देखिए अगर हम लोग बेटा 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ऑक्सीजन के एटम हमें यहाँ मिल जाएंगे, और 2 से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा हम लोगों को कितने ऑक्सीजन के एटम मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, क्योंकि 4 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, तो 6 ऑक्सीजन के एटम ऐसे हो गए। और यहाँ पे अब आप लोग देखिए, अगर बेटा अब हम लोग जो है रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब जैसे ही बेटा हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए और सल्फर के 2 एटम हो गए, लेकिन रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है और सल्फर का 1 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड, तो देखिए हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एटम हो गए और सल्फर के हमारे पास 2 एटम हो गए। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस when reacted with 3 molecules of oxygen gas it forms 2 molecules of water, ठीक है, जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, और 2 molecules of SO2 गैस। बेटा आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप लोगों का 2 और 3 एटम्स का केस फंसता है तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग 2 × 3 कर लो, दैट इज इक्वल्स टू 6। मतलब आप लोगों को बेटा बैलेंसिंग के लिए कितने एटम चाहिए होंगे, 6 एटम चाहिए होंगे। तो देखिए 2 आपने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपकी इक्वेशन क्या हो गई, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये इक्वेशन बेटा आपकी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज सी। बैरियम क्लोराइड जब हमारा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट फॉर्म्स एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। ओके, तो सबसे पहले आप लोग बेटा मुझे ये बताइए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। हम लोग जो है बैरियम क्लोराइड को लिखते हैं तो बैरियम Ba होता है बेटा, क्लोरीन हमारा क्या होता है, Cl होता है। तो बैरियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा, BaCl2। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एल्युमिनियम फॉर बेटा एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी बेटा 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो AlCl3 बनेगा। ओके, इसी तरीके से हमारा प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है बेटा, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम क्या होता है बेटा, बैरियम की वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया। तो हमारे पास क्या बन गया, BaSO4 बना कि नहीं बना। तो अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों ने इसके केमिकल फॉर्मूले बना लिए, हम लोगों को इसकी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अगर आप लोगों को अभी भी केमिकल फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है बेटा, तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे मैंने जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाई है केमिकल फॉर्मूले की, आप लोग जो है जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन क्या है कि बैरियम क्लोराइड जब हमारा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है आपका, ये एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है और बैरियम सल्फेट बनना है, और जो कि हमारा क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, है ना, हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अगर हम लोग बेटा सबसे पहले देखें
तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मेटल को देखेंगे, हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। तो बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास बेरियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास बेरियम का एक एटम है। अब हम लोग एल्युमिनियम को देख लेते हैं। एल्युमिनियम के बेटा 2 एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड हैं, बट प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितना एटम है, एक एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। तो हमारा एल्युमिनियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट अब आप लोग जरा यहाँ से चेक करो बेटा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्लोरीन के कितने एटम हो गए, 6 एटम्स हो गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और जैसे ही बेटा हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप लोग जरा चेक करो, अभी तक तो हमारा बैरियम बैलेंस था, बट अब क्या हुआ कि रिएक्टेंट साइड हमारे पास बैरियम के कितने एटम आ गए, 3 एटम आ गए, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास बैरियम का सिर्फ 1 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए हमारा बैरियम भी बैलेंस हो गया और सल्फेट हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल और देखिए प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास क्या हो गया, 3 × SO4 सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टेड विद एल्युमिनियम सल्फेट इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बैरियम सल्फेट। तो बेटा ये हमारी क्या होगी, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब हम लोग जो है बेटा इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पोटेशियम को बेटा आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हमारा मेटल है तो बेटा सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, इट फॉर्म्स बेटा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेटा केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, जरा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पोटेशियम की वैलेंसी बेटा 1 होती है, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है बेटा OH, और इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन के आएगा KOH। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो गैस है तो बेटा ये हवा में उड़ जाएगी। अब बेटा हम लोगों को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो जरा आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, मेटल को बैलेंस करोगे। तो जरा आप लोग इस इक्वेशन को देखिए, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे भाई, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के एटम्स को देखेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स को देखेंगे। इन दोनों में बेटा इंटरचेंज भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास पोटेशियम का 1 एटम, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास पोटेशियम का 1 एटम। ठीक है, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम। हाइड्रोजन के बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 3 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो है अपने हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो अगर बेटा हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए, और रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास 2 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जरा आप लोग यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन के बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 एटम और हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, रिएक्टेंट साइड 4 एटम। तो देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया भाई, 4 एटम प्रोडक्ट साइड और 4 एटम रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन आप लोग जरा अपने पोटेशियम को चेक करो भाई, पोटेशियम के बेटा प्रोडक्ट साइड हमारे पास अब 2 एटम आ गए, लेकिन रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 ही एटम था। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी कि 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम व्हेन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, ये क्या फॉर्म करेगा बेटा आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस बेटा आपका यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो बेटा ये आपकी क्या होगी, दिस वन इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका रफ वर्क है, मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूँ, बट आप लोगों की जब प्रैक्टिस हो जाएगी देन देयर इज नो नीड टू डू दिस, है ना, इसको करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो ए में क्या बोल रहा है कि जब नाइट्रिक एसिड हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप सब लोग बेटा जो है एक रूल को जो है, एक कॉमन रूल को समझ लीजिए कि हम लोग पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे,
फिर उसके बाद बेटा ऑक्सीजन के एटम्स को और हाइड्रोजन के एटम्स को। और अगर हमारी रिएक्शन में बेटा सल्फेट आता है, फॉस्फेट आता है, नाइट्रेट आता है, कार्बोनेट आता है, तो इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एज ए होल लेकर के बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो जरा इक्वेशन में आप लोग देखिए कि बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास कैल्शियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कैल्शियम का एक एटम है। ठीक, अगर हम लोग बात करें बेटा हाइड्रोजन के एटम की, तो देखिए हाइड्रोजन के बेटा 2 एटम इधर है, 2 इंटू हाइड्रोजन, 2 एटम इधर और 1 एटम इधर। बाय रिएक्टेंट साइड हमारे पास 3 एटम है हाइड्रोजन के और प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 ही एटम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस 3 को 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम लोग बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए और प्रोडक्ट साइड अगर बेटा हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। तो देखिए हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। अब आप लोग जरा ऑक्सीजन को देख लो। बाय रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम थे और यहाँ पे आप लोग देखिए प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। तो देखिए ये भी हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग बेटा जो है अपने नाइट्रेट के मॉलिक्यूल को देखते हैं। देखिए नाइट्रेट के बेटा 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड हैं और यहाँ पे आप लोग चेक करिए 2 मॉलिक्यूल्स बेटा हमारे पास क्या हो गए, प्रोडक्ट साइड हो गए। तो देखिए नाइट्रेट तो हमारा पहले से ही बैलेंस हो गया। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी बेटा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट। ये क्या फॉर्म करेगा बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा। और क्या होगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम सल्फेट बनाएगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से चेक करें बेटा तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम का 1 एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास सोडियम के 2 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो है रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा देखिए हमारा मेटल बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे बेटा, अब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को देखते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखिए बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड बेटा कितने ऑक्सीजन के एटम है, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 इंटू ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन के एटम। प्रोडक्ट साइड बेटा हमारे पास ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही हमने बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोग देखिए हमारे पास बेटा प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। अब हम लोग जरा रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। भाई 2 हाइड्रोजन एटम ये हो गए और 2 हाइड्रोजन एटम ये हो गए। तो बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास पहले से ही 4 हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हम लोग जो है सल्फेट मॉलिक्यूल को देखते हैं। भाई रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है। तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई बेटा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स सोडियम सल्फेट। ये क्या बनाएगा बेटा, सोडियम सल्फेट बनाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग जो है बेटा अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। अब आप लोग बेटा यहाँ पे चेक करो, भाई रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 सोडियम का आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 सोडियम का आइटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 सिल्वर का आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 सिल्वर का आइटम है। ठीक है, अब हम लोग अपने नॉन मेटल पे आते हैं। तो बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 क्लोरीन का आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 क्लोरीन का आइटम है। नाइट्रेट का 1 मॉलिक्यूल बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और 1 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट साइड है। तो आप लोग जरा इस इक्वेशन को देखो बेटा, ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे कि दिस वन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारी पहले से ही क्या है बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हो बेटा कि आपकी NCERT की एक्सरसाइज में कितने बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं।
तो इसी तरीके के क्वेश्चंस क्या होंगे बेटा, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बैलेंसिंग को छोड़ देना। अगर बैलेंसिंग नहीं समझ में आ रही है बेटा, तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे मैंने इसका वीडियो बनाया है, 15 से 20 क्वेश्चंस कराए हैं बैलेंसिंग के, कुछ ट्रिक बताइए कि किस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। वहाँ से जा कर के बेटा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा बेटा कि अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं आते हैं बनाना, तो आप जो वर्ड इक्वेशंस होंगे उनको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है केमिकल फार्मूला किस तरीके से बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है, वैलेंसी नहीं पता है, तो आप लोग बेटा उस वीडियो को भी देख लीजिए। सारे वीडियोस बेटा मैंने आई बटन पे लगा दिए हैं, अदरवाइज आप ही लोगों का लॉस होगा, ठीक है। याद करने से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ बेटा अगर आप समझ के करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बैरियम क्लोराइड जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, बैरियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग चेक करें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक बैरियम का आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास एक बैरियम का आइटम है, ठीक है। अब हम लोग अपने नॉन मेटल को देखते हैं। तो बेटा देखिए क्लोरीन के बेटा हमारे पास 2 आइटम है रिएक्टेंट साइड, है ना, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा कितने आइटम है, सिर्फ एक आइटम है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, हम लोग यहाँ से बेटा क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया डियर, वैसे ही देखिए क्लोरीन बैलेंस हो गया कि नहीं बैलेंस हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 हाइड्रोजन के आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन के आइटम है, 2 आइटम है। तो देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और सल्फेट का एक मॉलिक्यूल बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और एक प्रोडक्ट साइड है। तो देखिए सल्फेट भी बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बैरियम सल्फेट, क्या बना रहा है बेटा, बैरियम सल्फेट बना रहा है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। सो बेटा अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को रिएक्शंस गिवन है, हम लोगों को क्या करना है बेटा, उनको बैलेंस करना है, ठीक है। और ये सारी की सारी रिएक्शंस बेटा आपकी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल फार्मूला बनाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनको बैलेंस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, देखिए कैल्शियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है और हाइड्रोक्साइड OH से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो केमिकल फार्मूला बेटा आपका क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बेटा कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बनाएगा बेटा, CO2 बना देगा। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 होती है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बनेगा बेटा, CaCO3 और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, H2O। तो अगर हम लोग अपनी इक्वेशन को देखें बेटा, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जब हमारा CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये CaCO3 बना रहा है प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, है ना। तो हम लोग सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करेंगे, ओके। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कैल्शियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कैल्शियम का एक एटम है। तो कैल्शियम हमारा बैलेंस है कि नहीं है। अब हम लोग जो है कार्बन को देखते हैं। कार्बन देखिए बेटा, कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन का एक एटम है। तो देखिए कार्बन भी हमारा बैलेंस है, ठीक। अब हम लोग जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जरा चेक करो कि हाइड्रोजन के बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया यार। लेकिन जरा ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में ही खेल है पूरा। देखिए ऑक्सीजन के बेटा 2 और 2, भाई ऑक्सीजन के बेटा हमारे पास 4 एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने एटम है बेटा, 4 एटम। तो देखिए ऑक्सीजन भी आपका क्या है बेटा, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। भाई 3 एटम ये हो गए, 1 एटम ये हो गया, भाई 4 एटम ऑक्सीजन के ये हो गए प्रोडक्ट साइड और 4 एटम बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड है। तो ये तो आपकी बेटा रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। तो ये क्या हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड when reacted with CO2 gas it forms CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई भाई,
ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन थी। अब हम लोग जो है बेटा अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। जिंक जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक बेटा हमारा Zn होता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर की वैलेंसी बेटा 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? AgNO3। क्या बना रहा है बेटा? जिंक नाइट्रेट। तो जिंक की वैलेंसी बेटा 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या बनेगा? ZnNO3 का होल ट्वाइस और डिस्प्लेस होकर के क्या आएगा बेटा हमारे पास? सिल्वर, दैट इज Ag। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग जो है इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो जिंक जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा? जिंक नाइट्रेट बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस यहाँ पे सिल्वर डिस्प्लेस कर जाएगा। तो बेटा हम लोगों को क्या करना है? अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड बेटा जिंक का हमारे पास एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास जिंक का एक एटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास सिल्वर का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी सिल्वर का एक एटम है। लेकिन अगर हम लोग बेटा नाइट्रेट की बात करें तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, बट रिएक्टेंट साइड हमारे पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे ही बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड तो देखिए नाइट्रेट का मॉलिक्यूल तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेटा हमारा जो सिल्वर था ये अनबैलेंस हो गया, बिकॉज अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 सिल्वर के एटम हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी बेटा कि जिंक व्हेन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट। ये क्या बनाएगा बेटा? आपका जिंक नाइट्रेट बनाएगा प्लस 2 एटम्स ऑफ सिल्वर। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि एल्युमिनियम जब बेटा हमारा कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा और कॉपर को रिलीज करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो देखिए एल्युमिनियम फॉर Al, कॉपर क्लोराइड क्या होगा बेटा? कॉपर की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या बनेगा? CuCl2, ठीक है। क्या बना रहा है बेटा? एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड मैंने अभी बनवाया था, दैट इज AlCl3 और कॉपर यहाँ पे हमारा डिस्प्लेस कर जाएगा, ओके। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी कि एल्युमिनियम जब हमारा CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये AlCl3 की फॉर्मेशन कर रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास एल्युमिनियम का एक एटम, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास एल्युमिनियम का एक एटम है। कॉपर का बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक एटम है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कॉपर का एक एटम है। लेकिन क्लोरीन बेटा देखिए क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड 2 एटम है बेटा और प्रोडक्ट साइड 3 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? तो बेटा जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो आप लोग क्या करो? 2 × 3 को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6। मतलब आपको कितने एटम लाने हैं? 6 एटम लाने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए क्लोरीन के 6 एटम हो गए और प्रोडक्ट साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए क्लोरीन के 6 एटम इधर भी हो गए, ठीक। अब आप लोग जैसे ही ये करोगे बेटा वैसे ही क्या होगा? आपके एल्युमिनियम और कॉपर के जो एटम्स होंगे वो अनबैलेंस हो जाएंगे। तो देखिए 2 एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड एल्युमिनियम के हैं, रिएक्टेंट साइड 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 3 कॉपर के एटम हो गए थे तो प्रोडक्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? भाई एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, कॉपर भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी बेटा कि 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम व्हेन रिएक्टेड विद 3 molecules of copper chloride it forms 2 molecules of aluminum chloride plus 3 atoms of copper, ओके। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज बैरियम क्लोराइड जब हमारा पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बैरियम सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है और पोटेशियम क्लोराइड को बना रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा बैरियम क्लोराइड क्या होगा? दैट इज बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्या बनेगा बेटा? BaCl2, ठीक। पोटेशियम सल्फेट को देख लीजिए बेटा, पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्या बनेगा बेटा? K2SO4, ठीक। बैरियम सल्फेट को देख लीजिए बेटा आप लोग, बैरियम की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? 2, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, क्या बना देगा बेटा? BaSO4। और पोटेशियम क्लोराइड तो बेटा पोटेशियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KCl बनेगा, ओके। तो अगर हम लोग बेटा इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो बैरियम क्लोराइड BaCl2 जब हमारा K2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये
BaSO4 की फॉर्मेशन कर रहा है और KCl की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो जरा आप लोग चेक करिए, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास एक एटम है बैरियम का, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास बैरियम का एक एटम है। वहीं पे अगर हम लोग बेटा पोटेशियम की बात करें तो दो एटम हमारे पास पोटेशियम के रिएक्टेंट साइड है बेटा, और एक एटम प्रोडक्ट साइड है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे ही बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए पोटेशियम के एटम बैलेंस हो गए। अब हम लोग क्लोरीन को देख लेते हैं बेटा। क्लोरीन के दो एटम बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, और दो एटम हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट साइड। तो देखिए क्लोरीन हमारा बैलेंस है कि नहीं है। और सल्फेट का बेटा एक मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, तो सल्फेट हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी कि BaCl2 व्हेन रिएक्टेड विथ K2SO4 इट फॉर्म्स BaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो बेटा सबसे पहले हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, और उसके बाद किस टाइप की इक्वेशन है हमको ये भी बताना होगा। मीन्स कौन सी टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है इस इक्वेशन में, हमको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, तो जरा आप लोग यहाँ से चेक करो बेटा। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम की वैलेंसी बेटा 1, ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना देगा, KBr बना देगा। ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। ठीक, इसी तरीके से बेटा बैरियम आयोडाइड को देख लो। भाई बैरियम की बेटा वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या बनाएगा, BaI2, जो कि आपका क्या है, एक्वस फॉर्म में है। क्लियर, रिएक्शन हुआ बेटा इन दोनों में जब, तो क्या बना बेटा आपका, पोटेशियम आयोडाइड बना। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 बेटा, आयोडीन की वैलेंसी 1, क्या हमारा आ जाएगा Ki बेटा। और क्या बना बेटा, बैरियम ब्रोमाइड। तो बैरियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है, ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, BaBr2। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग जो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, दैट इज KBr व्हेन, तो KBr बेटा हमारा क्या है, एक्वस फॉर्म में है, व्हेन रिएक्टेड विद बैरियम आयोडाइड, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में है, इट फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड हमारा एक्वस फॉर्म में है बेटा, और बैरियम ब्रोमाइड ये हमारा क्या है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले मेटल को चेक करते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक पोटेशियम का आइटम है, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास एक पोटेशियम का आइटम है। बैरियम का बेटा एक एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, और प्रोडक्ट साइड भी एक एटम है। अगर हम लोग अपने ब्रोमीन की बात करें, क्योंकि ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, तो ब्रोमीन बेटा एक एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और दो एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा। तो जैसे ही बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमारा पोटेशियम के जो एटम थे रिएक्टेंट साइड ये 2 हो गए, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास पोटेशियम का एक ही एटम है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखिए बेटा बचा हमारा क्या था, आयोडीन। तो आयोडीन के 2 एटम बेटा रिएक्टेंट साइड और 2 एटम क्या हो गए आपके प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखिए हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KBr in aqueous form when reacted with barium iodide it forms 2 molecules of potassium iodide plus barium bromide। ओके, ये हमारा क्या बनाएंगे बेटा, बैरियम ब्रोमाइड बनाएंगे। तो ये तो बेटा हमारी क्या हो गई, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब जरा आप बेटा रिएक्शन को चेक करो। जैसे ही आपने रिएक्शन को चेक किया बेटा, आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पोटेशियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने बैरियम को बेटा क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और बैरियम जो है बेटा पोटेशियम की जगह पे आ गया। तो बेटा यहाँ पे आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था बेटा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा उनके आयंस में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, वो हमारी क्या हो जाती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी बेटा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोगों की बैलेंसिंग चेक करने के लिए। यहाँ से देखिए बेटा वो क्या चेक कर रहे हैं, आपकी बैलेंसिंग चेक कर रहे हैं, आपको केमिकल फार्मूला बनाना आता है कि नहीं आता है चेक कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपसे ये पूछ रहे हैं कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा। तो एक ही क्वेश्चन में वो 3 चीज़ें पूछ ले रहे हैं।
तो इस तरीके के क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज जिंक कार्बोनेट हमारा डिकम्पोज होकर के जिंक ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं। तो जिंक बेटा Zn2 भाई जिंक की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। केमिकल फार्मूला क्या बनेगा ZnCO3। क्या बना रहा है बेटा जिंक ऑक्साइड, तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और किस टाइप की रिएक्शन है ये बताना है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड अपन लोगों के पास जिंक का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास जिंक का एक एटम है। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास बेटा कार्बन का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास कार्बन का एक एटम है। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो ये इक्वेशन जो है बेटा हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमारी जो इक्वेशन है दैट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। और अब हमको क्या बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो बेटा यहाँ पे देखिए कि आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट जो है ये डिकम्पोज करके क्या कर रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा आपका, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन जब हमारा क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, दैट इज H2, क्योंकि ये गैस है तो हवा में उड़ा देंगे इसको। क्लोरीन Cl2, एरो आपका क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या बना रहा है बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, दैट इज HCl। ठीक है, ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन के एटम है। ठीक है, बट प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास एक ही एक एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही अपन लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारी रिएक्शन क्या हो गई बेटा, बैलेंस्ड हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा तो देखिए 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हमारे क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग जो है बेटा अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं कि मैग्नीशियम जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि बेटा मैग्नीशियम Mg हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें बेटा तो क्या होगा, HCl। ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है। तो बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी आपकी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, MgCl2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, MgCl2, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में है। और क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप लोग सिंपल सा देखिए बेटा कि रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास मैग्नीशियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम का एक एटम है। प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास बेटा 2 क्लोरीन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। लेकिन रिएक्टेंट साइड बेटा हम लोगों के पास हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमारे एटम्स क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गए। भाई हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्टेंट साइड हो गए, 2 प्रोडक्ट साइड हो गए। 2 क्लोरीन के एटम रिएक्टेंट साइड हो गए, 2 प्रोडक्ट साइड हो गए। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आएगी बेटा, Mg जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में था, व्हेन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्या हो गई आपकी, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हम लोगों से क्या बोल रहा है बेटा कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें बेटा तो मैग्नीशियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड को सोल्यूशन से डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी कौन सी होती है बेटा, इस टाइप की रिएक्शन हमारी कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा आपकी, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 9।
तो व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, हमको बता दो। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेटा हमारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे सभी रिएक्शंस बेटा जिसमें क्या हो रही हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, वो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। ठीक है, अब जैसे आप लोग एग्जाम्पल से देखिए, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बेटा तो इसने सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करी और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई। तो अगर हीट प्रोड्यूस हुई बेटा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हम लोग बेटा बीकर को चेक करेंगे तो हम लोगों को कैसा लगेगा, यहाँ पे हम लोगों को हॉट महसूस होगा, हम लोगों को लगेगा कि बीकर हमारा गर्म है। इसी तरीके से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करी जाए बेटा तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा कि हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब ये एनर्जी बेटा आपकी हीट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकती है, आपके सनलाइट के फॉर्म में भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ऐसे सभी रिएक्शंस बेटा जिसमें हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें बेटा तो लेड नाइट्रेट को हम लोगों ने जब हीट प्रोवाइड करी तो इसने क्या किया बेटा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बेटा तो ये खुद ठंडा होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग जब बीकर को चेक करेंगे तो ये हमको ठंडा महसूस होगा। क्या फॉर्म किया बेटा, लेड ऑक्साइड फॉर्म किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म किया और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करी। तो बेटा यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका बन रहा है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये कैसा होगा बेटा, आपका ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स को प्रोड्यूस करेगा। हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है। तो अगर हम लोग बेटा इसके आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेस्पिरेशन बेटा हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस वजह से होती है बिकॉज बेटा इसमें क्या होता है कि हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो बेटा क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब हम लोग इसकी रिएक्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा हमारा जो फूड था, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था दैट इज ग्लूकोज, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और ये सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर गया, ब्रेक कर गया और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुई बेटा, हीट भी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो बेटा जब हमारा डाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है बेटा ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर किसी रिएक्शन में बेटा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वजह से बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाई आर decomposition reactions called the opposite of combination reactions, write equations for these reaction। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आखिर जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं ये जस्ट अपोजिट क्यों होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और साथ ही साथ हमसे क्या बोल रहा है कि हमको इक्वेशंस भी बतानी है गिवन रिएक्शन की। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो बेटा ये आपका क्या है, ये आप लोग बड़े आराम से लिख लोगे। हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस देखते हैं। तो अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें बेटा तो ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें क्या होता है बेटा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट जो है ब्रेक करके दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस ए है जो आपका क्या किया, डिकम्पोज किया और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं आपके, अब जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो बेटा देखिए सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट था, लेकिन अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। तो देखो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें
तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एंडोथर्मिक नेचर को शो करते हैं। ये सारे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो देखिए एक में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और एक में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए यहाँ पे भी अपोजिट है कि नहीं है। अब हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए लेड नाइट्रेट को बेटा हम लोगों ने डिकम्पोज किया, इसने क्या बनाया, लेड ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई प्लस ऑक्सीजन गैस बनाई। ठीक इसी तरीके से आप लोग देखिए बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हीट को प्रोड्यूस किया। तो देखिए दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके बेटा एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाए कि नहीं बनाए, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट क्या था बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा आप लोगों से यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन पूछना है कि देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा इसका एक जर्नल नेम होता है। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जर्नल नेम क्या होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाती है। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशंस को लिखना है जब हम लोग जो है बेटा एनर्जी को जो है हीट की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हों, लाइट की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हों और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हों। तो अब हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो बेटा जब हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हीट की प्रेजेंस में करते हैं तो वो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट को बेटा जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करी तो इसने क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करी। अब यहाँ पे बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है, इसकी जो ओडोर होती है, जो इसकी स्मेल होती है, ये रॉटन एक्स की तरीके से आती है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करेंगे बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे। तो जब हम लोग बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है। सो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब हम लोग जो है इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड को बेटा जब हम लोगों ने सनलाइट के पास रखा तो ये क्या कर गया, आपका डिकम्पोज कर गया और इसने सिल्वर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करी। तो ये रिएक्शन बेटा आपका क्या कहलाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या किया बेटा, अब इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई किया। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो बेटा जब हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग जो है अपनी रिएक्शन को देखें तो हम लोगों ने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया। ठीक है। हम लोगों ने जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो देखिए हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या कर गया, डिकम्पोज कर गया कि नहीं कर गया। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को इनके डिफरेंसेस लिखने हैं और उसके बाद जो है इनके रिएक्शंस की इक्वेशंस को भी एज एन एग्जाम्पल दिखाना है। तो अगर हम लोग जो है बेटा इसके आंसर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे क्या होते हैं, तो ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें बेटा हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। लेकिन वहीं पे बेटा अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा, उनके आयंस के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो बेटा ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपके क्या है बेटा, आपका प्रॉपर नोट है।
आप लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग जो है बेटा देखते हैं कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, और बहुत स्लो होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे बहुत फास्ट होते हैं और ये बहुत कम टाइम लेते हैं। ओके, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखें बेटा, तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझें तो आयरन जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसने क्या बनाया बेटा, फेरस सल्फेट बनाया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए, क्योंकि आयरन बेटा हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था तो इसने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या किया, उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। और कॉपर सल्फेट बेटा हमारा ब्लू कलर का था, फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो देखिए कलर में भी चेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर बेटा हम लोग जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या होता है आपका, देखिए सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया बेटा तो सोडियम के आयन क्या होगा बेटा, Na+ और सिल्वर का क्या होगा, Ag+। अब बेटा इनके आयन्स के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये जो सोडियम है बेटा ये आपका नाइट्रेट के पास चला जाएगा और ये जो सिल्वर है बेटा ये आपका क्लोरीन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हम लोग सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट जो हमारी सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन होती है इसको हम लोग कॉपर मेटल के साथ क्या कराते हैं बेटा, डिस्प्लेस कराते हैं। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को रिएक्शन लिख करके दिखानी है। तो देखिए रिएक्शन हमारी क्या होगी बेटा कि कॉपर जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्योंकि कॉपर बेटा हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो ये सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन से सिल्वर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट की सोल्यूशन को बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा सिल्वर हमको मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा वो आपकी ये होती है। क्वेश्चन नंबर 15। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आपके जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बेटा ऑल दोज रिएक्शंस इन विच एन अनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, दे आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। तो बेटा ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें हमारा एक अनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जो हमारे बीकर पे सेटल हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो सारे रिएक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहलाते हैं। और जितने भी बेटा आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहलाते हैं। तो अब हम लोग जो है बेटा इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो देखिए सोडियम सल्फेट जब आपका बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करी और बैरियम सल्फेट को बनाया। तो ये जो बेटा आपका बैरियम सल्फेट है ये क्या है बेटा आपका, ये प्रेसिपिटेट है। तो क्योंकि बेटा इस रिएक्शन में क्या हुआ, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई, तो ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। पार्ट ए ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को जो है ऑक्सीजन के गेन और लॉस के बेसिस पे क्या बताना है, ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना है। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीजन के एटम्स का एडिशन होता है और हाइड्रोजन के एटम्स का क्या होता है, रिमूवल होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हाइड्रोजन से बेटा क्या बना, वाटर बन गया। तो देखिए ऑक्सीजन के एटम का एडिशन हुआ तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, तो अब हम लोग जो है बेटा सेकेंड पार्ट को देखते हैं, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो बेटा रिडक्शन क्या होता है,
रिडक्शन आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके हाइड्रोजन एटम्स ऐड करते हैं और ऑक्सीजन के एटम्स क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है, रिमूव हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें बेटा तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बना। तो देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ, डिलीट हुआ। तो अगर ऑक्सीजन डिलीट हुआ बेटा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो आप लोगों को बेटा सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये क्वेश्चन बेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो हम लोगों से क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को एक एक्स नेम का एलिमेंट दे दिया गया है जो किस कलर का है, जो आपका ब्राउन कलर का है। और इसको बेटा इस एक्स एलिमेंट को जब हम लोग बेटा एयर के साथ हीट कर रहे हैं, देखिए एयर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक्स एलिमेंट को बेटा जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बना रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेम द एलिमेंट एक्स। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्स के बारे में बताना है एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और जो हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताना है। तो बेटा देखिए एक्स आपका क्या रहा होगा, एक्स आपका बेटा कॉपर रहा होगा, क्योंकि कॉपर आपका क्या होता है बेटा, ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है। अब इस कॉपर को बेटा जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जो कि आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। तो आपका जो ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा वो क्या होगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड होगा। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बेटा आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों को इसको नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या किया, NCERT एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को बेटा इन सभी क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स चाहिए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो बेटा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ बेटा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से भी जा कर के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है बेटा कि 15 जुलाई के बाद से बेटा क्लास 10th का बेटा जो है एक बैच लॉन्च हो रहा है 1999 रुपीज़ में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, फुल साइंस और फुल मैथ्स को कवर अप करा रहे हैं, ठीक है। पूरी साइंस और पूरी मैथ्स को हम लोग कवर अप कराएंगे बेटा। और सबसे अच्छी खासियत क्या होगी बेटा इस बैच की, अगर आप लोगों को इसका प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटा इस बैच में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स होंगे, ओनली 50 स्टूडेंट्स। तो बेटा 15 जुलाई के बाद से ये बैच चालू हो जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बेटा तो आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेटा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।